हे गाइस, मैं दीप जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चार्जिस रेडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो 3 क्वेश्चन है उसके बारे में बस डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। कह रहा है कि जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, रो कर रही है डाउन स्ट्रीम, मतलब ऐसे रो करना मतलब जो नाव होता है बोट, उस बोट में हम लोग जब ऐसे ऐसे करके वो चलाते हैं ना लकड़ी, उसको हम लोग रोइंग बोलते हैं, रो, ठीक है। उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं यार। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी के दिशा में बहना, पानी का डायरेक्शन के तरफ ही, पानी जिधर बह रहा है, मान ली पानी उधर बह रहा है तो हम लोग उधर ही अगर रो कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं कि जिधर पानी बह रहा है उसके ऑपोजिट तरफ अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके रो कर रहे हैं, पानी इधर बह रहा है मेरे पीछे और हम जा रहे हैं उधर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपस्ट्रीम। क्यों? क्योंकि जिधर डाउन स्ट्रीम है उधर हमको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम मेहनत में ही ज़्यादा तेज़ी से हम निकलेंगे, ज़्यादा स्पीड में निकलेंगे, ज़्यादा रफ्तार में निकलेंगे। और अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अप चढ़ाई साइकिल चलाते हैं तो डाउन स्ट्रीम में मज़ा आता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, मेहनत लगता है ज़्यादा। इस यहाँ पे भी सेम, पानी बह रहा है उधर, हम नाव को चला रहे हैं उधर ले जाने के लिए, तो हमको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा विथ कंपेयर टू व्हाट, जब हम उधर चला रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है तब। समझ में आ रहा है? तो अपस्ट्रीम समझ में आ गया बात, डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वर्ड का मतलब समझ में आ गया। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख पाएंगे वो हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ऋतु जो है जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 2 ही घंटा में 20 किलोमीटर चल जा रही है, क्योंकि मेहनत कम लग रहा है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर इधर कर रही है इस तरफ उधर जाने के लिए, तो और ज़्यादा तेज़ी से चल जा रही है, इसलिए 2 घंटा में 20 किलोमीटर निकल ले रही है वो। पर जब अपस्ट्रीम जा रही है, पानी बह रहा है इधर और वो मेहनत कर रही है जाने के लिए उधर, तब वो बस 4 ही किलोमीटर जा पा रही है 2 घंटा में। जब डाउन स्ट्रीम तब 2 घंटा में 20 किलोमीटर, जब अपस्ट्रीम तब 2 घंटा में बस 4 किलोमीटर। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, वो जो मेहनत वाला स्पीड कर रही है, मेहनत वाला स्पीड जब वो मेहनत कर रही है जाने के लिए, उसका स्पीड क्या है, रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुक जाए तब अगर देखा जाए कि वो कितना मेहनत कर रही है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्लेमर नहीं दिया है कि जो ऋतु है वो जितने स्पीड से रो कर रही है अपस्ट्रीम के लिए, उतने ही स्पीड से वो रो कर रही है, मतलब इस हाथ को चला रही है वो, मतलब वो जो लकड़ी है नाव वाला उसको चला रही है अपस्ट्रीम में जितना तेज़ी से, डाउन स्ट्रीम में उतना ही तेज़ी से चला रही है। मतलब अगर पानी मान लीजिए रुका हुआ है, रिवर नहीं है वो, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर पर, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रही है, तो अगर डाउन स्ट्रीम उसको मिल जाए तब भी 2 किलोमीटर वाला ही मेहनत, और जब अप स्ट्रीम जा रही है तब भी 2 किलोमीटर वाला ही मेहनत, मतलब जो भी करेगी सेम करेगी। अभी 2 किलोमीटर तो है नहीं, कुछ और है जिसको हम लोग एक्स वाई कुछ मान लेंगे यार। समझ में आ गया? अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में अगर होता तो उसका रोइंग का स्पीड क्या था ये बताना है। और स्पीड ऑफ द करंट, करंट यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो वाटर करंट, कोई भी चीज़ का बहना वो करंट बोलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, पानी बह रहा है तो वाटर करंट बोलते हैं। तो वो समझ में नहीं, मतलब समझने वाला कुछ चीज़ है नहीं, करंट मतलब बहना होता है। तो यहाँ पे वाटर करंट का बात कर रहा है कि वाटर करंट का स्पीड बताइए, स्ट्रीम का स्पीड बताइए, ठीक है। तो हम लोग जो चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है। दोनों जो चीज़ पूछ रहा है उसको क्या मान लो, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले वो कर देंगे सॉल्यूशन में क्या, कि जो चीज़ पूछ रहा है उसको मान लेते हैं, कुछ ना आए, कुछ आए ना आए या ना आए, पहले लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रूही इन स्टिल वाटर bx किलोमीटर पर आवर, पहला चीज़ तो ये मान लिया हम। दूसरा का चीज़ क्या मानेंगे, दूसरा चीज़ स्पीड ऑफ द करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लेट द स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर। इतना बात तो समझ में आ गया है कि नहीं? अभी फिर से समझते हैं एक बार अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम को, अब मैथमेटिकली समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये पानी है, रिवर है मान लीजिए, और ये किधर बह रहा है, तो हम मान लेते हैं इधर बह रहा है, इस साइड। रिवर किधर बह रहा है, उधर बह रहा है। कितना स्पीड से बह रहा है, तो मान लीजिए कम से कम 2 किलोमीटर पर आवर से। अभी हम लोग बस समझ रहे हैं क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन को दूर रखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये अभी जो भी चीज़ हम बोलेंगे
क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में तो होगा, पर इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इन जनरल है। तो हम 2 किलोमीटर पर आवर से मान लेते हैं कि पानी मतलब रिवर जो है उस साइड बह रहा है, और ये है रूही का नाव, और ये बैठ गई रूही इसमें। ठीक, कौन है ये? रूही है। अभी रूही मान लीजिए कुछ ना करे, सिर्फ बैठे रहे, वो वाला मेहनत जो लकड़ी वाला मेहनत, रोइंग वाला मेहनत करना है उसको नहीं कर रही है, वो अपना स्पीड क्या रखी है? 0। बोले हम तो अपना स्पीड, अपना नाव का स्पीड क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तब बताइए ये क्या इसकी रेस्ट में ही रहेगा कि ये बहेगी? साथ में बहेगी, सही बात है। किधर बहेगी? तो पानी उसको बहा के उधर ले जाएगा। तो हम लोग हैं रिवर के बाहर किनारा में, ठीक है, हम लोग किनारे में बैठे हैं, बैठे नहीं खड़े जो भी है। हम लोग जब रूही को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, तो हम लोग स्पीड कितना बताएंगे रूही का, कि रूही का स्पीड कितना है। मेरे बगल में एक आदमी बैठा रहेगा या तुम बैठे रहोगे, बोलेंगे बताओ यार कितना है स्पीड रूही का, तुम क्या बोलोगे? कि हमको तो भैया दिख रहा है इधर 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है रूही, क्योंकि पानी उसको बहा के 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से लेके जा रहा है कि नहीं? तुमको वही लगेगा। तो तुम बोल दो कि रूही का स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रूही का स्पीड कितना बोल दोगे तुम? 2 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं रूही कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और अब वो मेहनत करने लगा कि चलो 1 किलोमीटर पर आवर चला ही लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1 किलोमीटर पर आवर चलाने लगी तो ये 1 किलोमीटर पर आवर तो जा ही रही है। तो अगर ये स्टिल वाटर होता, मतलब पानी रुका हुआ रहता, तो इसको कितना हम लोग बोलते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर। पर अब हम लोग को क्या दिखेगा? अब हम लोग को दिखेगा कि 1 किलोमीटर ये अपना जा रही है, साथ में 2 किलोमीटर ये बहा के ले जा रहा है। मतलब अब हम लोग को रूही का स्पीड, तुमसे हम पूछेंगे बताओ रूही का स्पीड कितना दिख रहा है, तुम तो बोलोगे कि भैया पहले से तो ज़्यादा हो गया, कुछ कितना ज़्यादा हो तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ नहीं है, तुम तो गरिया दोगे हमको यार। तो फिर हम क्या बोलेंगे? भाई देखो, वो स्पीड पूछ लेंगे रूही से चिल्ला के, रूही कितना स्पीड चला रही हो? तो बोलेगी 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये करंट का स्पीड हमको पता है 2 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग बोल देंगे अच्छा मतलब 2 है करंट का और 1 है रूही का, दोनों का तो मिल गया ना, डायरेक्शन तो मैच कर गया ना, रूही इधर जा रही है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों वेलोसिटी एक ही तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? सपोर्ट, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे 2 + 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम लोग किनारे में हैं तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि जो रूही है वो 3 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उधर जा रही है। अब ये अप स्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि जिधर पानी उधर आप अगर जाइएगा तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा वो। और अगर डाउन स्ट्रीम कहलाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली? देखने वाली बात यहाँ पे है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लस कर दे रहे हैं। किसको? इसके स्पीड को, जो ये अपना मेहनत कर रही है, अगर ये पानी नहीं भी रहे तो यही इतना ही चलाएगी, और एक पानी का स्ट्रीम का करंट का स्पीड। मतलब एक्चुअली अगर ये x माने हैं और ये y माने हैं, जहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन में आते हैं, तो स्पीड ऑफ रूही हम लोग कितना माने हैं स्टिल वाटर में? x, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x। रिवर करंट का स्पीड कितना माने? y, तो y, तो यहाँ पे 2 + 1 की जगह हम लोग क्या कर लेते? x + y। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अगर कोई बोट्समैन या कोई भी चीज़ किसी पानी में, एयर में, किसी भी डायरेक्शन में है, एयर फ्लो कर रहा है, कोई चीज़ बह रहा है, ऐसे उड़ रहा है, तो भी ऐसे सब चीज़ लागू होगा यार। तो यहाँ पे अगर पानी में कोई बोट्समैन रिवर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो इस बोट्समैन का स्पीड स्टिल वाटर का और इस रिवर का स्पीड प्लस हो जाता है, x + y किलोमीटर पर आवर। मतलब सिंपल सा बात, एक ही चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि डाउन स्ट्रीम में x + y किलोमीटर पर आवर होता है, जहाँ पे x क्या है? x है स्पीड ऑफ एनी बोट्समैन या फिर एनी बोट इन स्टिल वाटर। y क्या है? स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर करंट। ठीक, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का कहानी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते नहीं, हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग रूही को घुमा लेते हैं कि रूही अब तू उधर जाओ। पानी किधर बहेगा? तो पानी तो इधर ही बहने वाला है। कितना? तो मान लेते हैं 2 से। अब रूही यहाँ पे है और रूही जा रही है अब उधर, कितना स्पीड से? तो मान लीजिए 2 किलोमीटर वाला मेहनत कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से ये अपना नाव को चला रही है। अब ये तो जा रही है उधर 2 किलोमीटर पर आवर से जाने का कोशिश कर रही है। इसको अगर हम लोग उठ के इसके नाव में बैठ जाएं और देखें कि रूही जो है मेहनत कर रही है उधर जाने के लिए, तो हम लोग को लगेगा हाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने रफ्तार से? 2 किलोमीटर पर आवर से।
पर असल में ऐसा नहीं है। हम लोग बोट से बाहर निकलते हैं, आते हैं किनारे में और ग्राउंड से देखते हैं रूही को, तब देखेंगे अच्छा रूही तो मेहनत अभी भी कर रही है। पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूही जो है जरा सा भी आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये जाने का उधर कोशिश कर रही है, और ये जो पानी है, रिवर का जो करंट है, वो उसको 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पीछे खींच रहा है। अगर मान लीजिए रूही चुपचाप बैठ जाए, स्पीड इसका 0 कर ले, तो क्या होगा? ये रिवर इसको खींच के इधर लेके आएगा। रूही तो मुँह उधर किया हुआ अपना, और वो ऐसे खींचती चली जा रही है, हम लोग ऐसे पीछे होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। पर अगर रूही मेहनत कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो उधर जाने के लिए मेहनत कर रही है, तो उधर जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, और पानी भी खींच रहा है इधर 2 किलोमीटर पर आवर से। कुल मिला के रूही का स्पीड हम लोगों के रेस्पेक्ट में, मतलब आपके रेस्पेक्ट में, जो आप अभी ग्राउंड में हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में ये 0 में है। मतलब हम यहीं पे रह जाएंगे, ऐसे चलाएंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे देखेंगे कैमरा की तरफ, देखेंगे अरे कैमरा तो यहीं पे है, फिर बोले नहीं इसको मतलब दूर जाना है, हमको कैमरा ऐसा दिखना चाहिए। पर होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 से खींच रहा है हमको पानी, और हम जा रहे हैं 2 से ही आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा देर बाद फिर कैमरा की तरफ देखेंगे अरे आप लोग तो यहीं पे हैं। तो वो क्या करना होगा, मतलब रूही को क्या करना होगा? रूही को करना होगा ये कि जितना भी पानी का स्पीड है, जितना पानी हमको खींच रहा है, उससे ज़्यादा का हमको ताकत, मतलब हमको ज़्यादा का स्पीड से जाना होगा, कुछ ज़्यादा। तो मान लीजिए अब रूही क्या डिसाइड की कि हम अब 3 किलोमीटर पर आवर का वाला मेहनत करेंगे जी, इतना मेहनत करेंगे ताकि हम 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर पाएँ बोट का। और जैसे ही कर देगी बोट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से, तो रिवर से लगेगा उसको कि हम 3 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहे हैं। पर आपके और मेरे नज़र से, जो हम लोग ग्राउंड में हैं, हम लोग नज़र में लगेगा कि ये तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कितना किलोमीटर से? 1 किलोमीटर से। क्यों? क्योंकि 3 किलोमीटर उसको वो उधर जा रही है और 2 किलोमीटर उसको खींच ले रहा है। कौन? रिवर खींच ले रहा है। 3 उधर वो मेहनत कर रही है, 2 इधर खींच रहा है। बचा कितना? नेट बचा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बचा, मतलब हम लोग को क्या दिखेगा कि रूही मेहनत तो ऐसे ऐसे कर रही है, पर जहाँ ऐसे धीरे धीरे रही है, धीरे धीरे दूर जा रही है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या हुआ कि अगर हम लोग रूही का स्पीड निकाल रहे हैं अपस्ट्रीम में, तो हम लोग इस 3 को माइनस कर दे रहे हैं किससे? 2 से। तब हम लोग को निकल पा रहा है क्या? 1 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? राइटिंग बहुत गंदा है यार, पता है। अच्छा, तो अगर ये हम लोग x मानते, और ये हम लोग y मानते, जो कि माने हुए हैं, तो उस केस में क्या करते हम लोग? x माइनस वाई करते। मतलब कुल मिला के बात ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम में जैसे हम लोग कुल मिला के बात ये बोले थे कि x प्लस वाई कर दीजिए, उस तरह से अब अपस्ट्रीम में बोल देंगे x माइनस वाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई होता है। अपस्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें अब ध्यान देने वाला बात यह है कि x कौन है? रूही का ही स्पीड है, रूही का स्टिल वाटर में स्पीड है, और y क्या है? स्पीड ऑफ करंट है। अगर कोई गलती से y माइनस एक्स लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा, और अगर y माइनस एक्स लिख रहा है तो इसको y मानना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा होना पड़ेगा ना रिवर का स्पीड से। अगर ये अपस्ट्रीम जा रही है, एक्चुअली जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो ये श्योर है कि ये वैल्यू ज़्यादा होना होगा, तभी इसको ये माथ दे के, रिवर का जो खींचने वाला प्रवृत्ति है, खींचने वाला जो टेंडेंसी है, उसको वो मात दे के आगे बढ़ पा रही है। इसका मतलब ये पक्का इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा रिवर के स्पीड से। अगर मान लो यार कि ये स्पीड घट जाए इससे, अगर ये 2 हो और ये अगर 1 किलोमीटर पर आवर हो, ये 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाएगी, अपस्ट्रीम होगा ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए y माइनस एक्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा होना पड़ेगा बोटमैन का स्पीड, तभी वो अपस्ट्रीम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये 2 चीज़ हम लोग ध्यान दे दिए कि नहीं दे दिए? रट लो। डाउन स्ट्रीम क्या होगा? x प्लस वाई। अप स्ट्रीम क्या होगा? x माइनस वाई, जहाँ पे x क्या होगा? बोट्समैन का स्पीड स्टिल वाटर में। चलिए, इतना चीज़ आप लोग पहले नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, या फिर कहीं थोड़ा सा ऑब्जॉर्व कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए गहराई से। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे, क्वेश्चन में आते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट का इतना ही था, तो मैं मिटाऊँ इसको। तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसको। ऐसा लगे जहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना,
ऐसा लगे तूने गलती से बन गए, रब ने था तुझे बनाना, ये मैं का मौसम सुन गया ना, तेरी ही परछाई पर। हाँ, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या है कहानी। ऋतु अभी समझ गए हम लोग, डाउन स्ट्रीम में ये होता है कहानी, अप स्ट्रीम में ये होता है कहानी। तो अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं, बहुत कहानी सुनता है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटा। अरे हम लोगों को ये पता है कि नहीं बताओ? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बचपन से ये चीज़ पता है। डिस्टेंस कितना है ऋतु का, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20 किलोमीटर। स्पीड कितना ऋतु का? स्पीड तो है x भाई स्टिल वाटर में, पर स्टिल वाटर है ही नहीं। ये कौन सा वाटर है? वाटर करंट है। कब रिवर बह रहा है, कितने स्पीड से बह रहा है? y से बह रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा ऋतु का? अपना स्पीड और साथ में रिवर का स्पीड। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहा है। डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या रटे हैं? x प्लस वाई। तो x क्या है? एक तो x ही है, और y भी y ही है। तो स्पीड क्या हो गया? x प्लस वाई, किलोमीटर पर आवर। सही बात है। इनटू टाइम, टाइम कितना है? तो बोल दिया डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटा, इसमें लिख देंगे 2 आवर। ठीक है, तो ये पर आवर जो है ये एक्चुअली क्या है? बाई आवर है। तो आवर गया। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए 20 किलोमीटर हम लोग का हो गया। तो किलोमीटर भी कट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया फॉर डाउन स्ट्रीम। इसमें लिख देंगे शुरुआत में ही फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग अप स्ट्रीम का। कहीं यहाँ बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम का। फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या? तो फिर से वही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस अभी कितना है? तो अभी बस 4 ही किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो लिख देते हैं 4, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग सब यूनिट तो कट ही जाता है, फ़ायदा है नहीं लिख के। स्पीड कितना है? स्पीड तो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है? x माइनस वाई। तो लिख देंगे हम लोग x माइनस वाई। और इनटू टाइम कितना है? टाइम अभी भी तो है 2 ही घंटा ना, तो 2 घंटा। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलती हुआ था क्या? हाँ, यहाँ पे एक 2 छूट गया था हम लोग का। ये 2 इधर आएगा 20 के पास, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 10। समझ पा रहे हैं? 20 था इक्वल्स टू x प्लस वाई था, इंटू 2 था, इंटू 2 इधर आएगा बाई 2 बन के, और इस 20 को बना देगा 10। 20/2 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। वही लिख दी। यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, मतलब x माइनस वाई कितना आ गया? 2 आ गया। ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 2। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 2, और यह आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। क्या इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम किया हुआ ऑलरेडी, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा दिमाग किसमें लगाना पड़ता है? कि किसी एक वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट सेम है उसका साइन ऑपोजिट करना होता है। तो यहाँ पे साइन एक इस वेरिएबल का ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने का झमेला गया। तो इसको खाली डायरेक्टली काट देंगे, इसको प्लस कर देंगे, बोल देंगे कितना है? 2x। क्या ये विजिबल है? नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10 + 2 मतलब 20। तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 12। 10 + 2 12। 20 बोला क्या मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 / 2 दैट इज 6। तो x कितना आ गया? 6। x आ गया 6। और y उस हिसाब से क्या होगा? इस x का वैल्यू इसमें या तो इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। चलिए इसमें ही पुट करते हैं। तो x मतलब है 6 + y इक्वल्स टू 10। तो इस हिसाब से y कितना आ जाएगा? 10 - 6 मतलब y कितना आ जाएगा? 4। मतलब x आ गया 6, y आ गया 4। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या साइड में कि x है, मतलब ऋतु का जो स्पीड है, ये वाला स्पीड, ये वाला, ये कितना है? x कितना आ गया? 6 km/h, पहला आंसर। और y कितना आ गया? 4 km/h, दूसरा आंसर। मतलब जो ऋतु है वो 6 km/h का उसका रफ्तार है स्टिल वाटर में,
और जो करंट है वाटर करंट उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट, आपको लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जो कि है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में ख़त्म कर लेता है। वैसे ही 3 वुमेन और अगर 6 मैन रखा जाए उसी काम के लिए तो वो लोग 3 दिन में ही उसी काम को ख़त्म कर लेता है। तो बताइए कि अगर बस एक ही वुमेन को लगाया जाए उसी काम के लिए तो कितना दिन में वो काम को कंप्लीट करेगी। और वैसे ही बताइए कि अगर एक मैन को उसी काम के लिए लगाया जाए अकेले तो वो मैन अकेले कितना दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा। थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 8 में आप लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशन में पढ़े थे। टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर एक डायरेक्ट एंड इन्वर्स वाला चैप्टर था जो कि आप लोग कंप्लीटली अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा मैं अभी रिव्यू करूँगा। तो चलिए देख लेते पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते ताकि कोई भी दूसरा क्वेश्चन ना छूटे। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा यार। इस तरह का अगर जितना भी मतलब NTSC लेवल तक का क्वेश्चन हिलना चाहिए, मतलब बन जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, उसके लेवल का तैयारी कर रहे हैं। तो मान लीजिए डायरेक्ट इन्वर्स पहले क्या हो, सबसे पहले जानते हैं हम लोग 1 यूनिट वर्क किसको कहते हैं। 1 यूनिट वर्क, तो कोई भी असाइंड वर्क, असाइंड मतलब जो कि आपको दिया गया हो, असाइंड वर्क, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट वर्क बोलते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ कि एक काम करो, पूरा का पूरा NCERT सॉल्व करके हमको दो, सॉल्व करके हमको सबमिट करो, तो वो पूरा का पूरा फुल NCERT आपका फुल सबमिट करना है। तो ये पूरा पूरी आपके लिए 1 यूनिट काम हो गया, 1 यूनिट वर्क, कि हमको सर काम दिए हैं क्या कि फुल NCERT सॉल्व करना है। कितना काम दिए, 1 काम दिए क्या कि NCERT फुल बना के लाओ। और किसी बच्चे को मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, बस एक एक्सरसाइज बना के लाओ, 1 एक्सरसाइज, तो वो भी क्या बोलेगा, सर हमको 1 काम दिए हैं, क्या 1 एक्सरसाइज बना के लाना है। 1 एक्सरसाइज 1 यूनिट वर्क, वो भी क्या बोलेगा, हमको 1 ही काम मिला है, क्या काम, 1 एक्सरसाइज बनाना। तुम भी बोलोगे कि हमको भी 1 काम मिला है, क्या, हमको NCERT बनाना पूरा। समझ में आ रहा है क्या, 4 दिन में पूरा NCERT बनाना है सबको, ऐसा 5 बार बनाना है एग्ज़ाम से पहले तक। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। तो फुल NCERT वो भी 1 काम, 1 एक्सरसाइज वो भी 1 काम। हम बोलेंगे आपको अगर 10 समोसा बनाओ तो भी वो 1 ही काम होगा, 1 यूनिट वर्क। मतलब कुल मिला के बात ये पता चला कि कोई भी काम अगर वो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है, टोटल वर्क का बात अगर करते हैं उसको हम लोग 1 यूनिट वर्क बोलते हैं। चाहे वो एक फुल NCERT बुक का बात करे, चाहे उसका एक एक्सरसाइज का बात करे, चाहे हम बोले ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, वो भी 1 ही काम है, 1 यूनिट वर्क। 10 समोसा बना के लाओ वो भी 1 काम है, 20 समोसा बना के लाओ वो भी 1 काम है, सब 1 यूनिट काम है। ठीक है, तो 1 यूनिट वर्क मतलब समझ में आ गया, कोई भी असाइंड वर्क। ठीक, मतलब इस चीज़ को एक नोट करने वाला बात यहाँ पे क्या है कि टोटल वर्क जो होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग नोट डाउन करेंगे कि जो टोटल वर्क होता है उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, 1 से। 1 यूनिट वर्क को हम लोग खाली क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, 1 यूनिट वर्क मतलब असाइंड वर्क। दूसरा चीज़ जो जानना है आपको यहाँ पे वो क्या है, तो देखिए मान लीजिए एक आदमी किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, 4 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो अगर 2 आदमी रहा तो वही काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लोग अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 1 कॉपी का दाम 10 रुपया, तो 2 कॉपी का दाम कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 × 10, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 है, 1 का दाम, 2 का दाम उससे ज़्यादा होगा कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यहाँ पे एक आदमी 4 दिन में अगर कंप्लीट कर रहा है तो अगर 2 आदमी मिल के करे तब यहाँ पे 2 × 4 नहीं करेंगे, सेम काम नहीं करेगा। यह है डायरेक्ट रिलेशन, यह है डायरेक्ट रिलेशन, और ये वाला है इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है, अगर 1 से मैनी में हम लोग जाते हैं, 1 to many में जाते हैं, तो
तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर इसका ठीक उल्टा करते हैं इन्वर्स में। यहाँ पे 1 टू मैनी में इन्वर्स में, ये डायरेक्ट का केस में डायरेक्ट, और 1 टू मैनी में इन्वर्स के केस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया इन्वर्स के केस में। ये सब बेकार चीज़ है, सब पहले समझिए, नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइए कि एक आदमी अगर एक कोई काम है, मान लीजिए कोई क्या काम है कि होमवर्क करना है, होमवर्क नहीं करना है यार, कुछ रूम वूम पेंट करना है। मान लीजिए कि आप अपना घर में जिसमें 4 दीवार है, 4 वॉल्स है, उसको आपको वाइट वॉशिंग कराना है। तो आप एक लेबर हायर किए और उसको बोले कि ये जो रूम देख रहे हो कितने दिन में कर लोगे पूरा वाइट वॉश? वो बोला भैया 4 दिन में कर लेंगे। तो तुम बोलोगे नहीं हमको और जल्दी चाहिए, जल्दी कंप्लीट होना है। तो वो लेबर क्या बोलेगा, एक काम करते हैं, मेरा एक और फ्रेंड है, एक और मतलब वो भी काम कर लेगा, 2 लेबर रख लीजिए आप, जल्दी हो जाएगा। कि क्या बोलेगा कि 2 लेबर रख लीजिए, हम लोग 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसा तो नहीं बोलने वाला ना कि एक लेबर 4 दिन में, तो एक और लेबर रख लीजिए, 8 दिन में कंप्लीट होगा आराम से। जितना लेबर बढ़ाइएगा उतना जल्दी काम होगा। मतलब एक आदमी अगर किसी काम को, वही वाइट वॉशिंग वाला काम को, आपके पूरा घर को अगर वाइट वॉश कराना है तो एक आदमी 4 दिन में कंप्लीट करेगा। 2 आदमी रखिएगा तो काम घट जाएगा मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो आ जाएगा इतना डेज, मतलब 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन में काम खत्म। आपको चाहिए कि नहीं हमको एक ही दिन में काम कंप्लीट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेबर और बढ़ाओ, कितना बढ़ा दें, तो 4 लेबर कर देते, 4 आदमी। 4 आदमी अगर कर देंगे तो एक आदमी अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो 4 आदमी कितना दिन में करेगा, तो ये डिवाइडेड बाई 4/4, इतना डेज में कर देगा। मतलब एक ही दिन में काम खत्म। अब बोलेगा अब तो पूरा एकदम डिवाइड जो हो रहा है उसी को ले रहे हैं, 3 डेज, 3 आदमी होगा तो हाँ ले सकते हैं। 3 आदमी अगर होता तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे 4/3, कितना आएगा 3 1 जा 3, ऐसे 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 1, ये 1 उठता है यहाँ और ये 3 नीचे आता है, ऐसे 1/3 डेज, 1 होल 1/3 डेज, मतलब एक दिन तो पूरा लग जाएगा। और बाकी दूसरा दिन में अगर हम लोग दूसरा दिन को 3 हिस्सों में बांटे तो उसका एक हिस्सा लगेगा। 24 घंटा होता है, 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 24 को 3 हिस्सा में अगर बांटेंगे तो 8 घंटा का काम, तो 8 घंटा एक दिन कंप्लीट, तो एक दिन तो पूरा लगेगा 24 आवर्स, एक दिन पूरा लगेगा 24 आवर्स लगेगा, ठीक है। और दूसरा दिन जब 24 आवर्स आ गया उसको हम 8 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से बस एक ब्लॉक लगेगा, मतलब 8 घंटा, मतलब ये हो गया तुम्हारा 24 आवर्स और ये हो गया 8 आवर्स, 24 + 8 आपका 32 आवर्स, मतलब 32 घंटा में काम कंप्लीट। 4 दिन इसमें कितना लग रहा था, एक आदमी तो 4 डेज, 4 × 24, ये 2 आदमी तो 2 दिन, मतलब 24 × 2 48 डेज, 4 आदमी तो एक ही दिन 24 घंटा, पर 3 आदमी तो 32 आवर्स, एक दिन पूरा। और दूसरा दिन का 3 हिस्सा करके उसमें से एक हिस्सा का ले लेंगे तो उतना काम, बस इतना ही, मतलब आधा, 1.5 दिन भी नहीं, 1.5 दिन भी नहीं, एक दिन और बाकी दिन का 1/3, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कर रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहा है। एक कॉपी 10 रुपये, 2 कॉपी ऐसा कर रहे हैं, 2 × 10 कर दे रहे थे, मतलब ये चीज़ बढ़ रहा था, नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ रहा था तो दाम भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। सोचिए, दिमाग सोचना है कि भाई नंबर ऑफ कॉपीज़ अगर बढ़ाएंगे तो दाम क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो क्या बोल देंगे, डायरेक्ट। एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, क्या बोल देंगे, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या होता है, 1 टू मैनी में 1 टू मैनी जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैनी से 1 कर देंगे, मैनी से 1, मान लीजिए 2 कॉपी बोल रहा है 20 रुपया, तो एक कॉपी कितना, तब करेंगे डिवाइड। 10 कॉपी बोलेगा, 10 कॉपी का दाम 100 रुपया, तो बताइए एक कॉपी का दाम कितना, तो मैनी टू 1 हो रहा है। मैनी टू 1 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 100 को डिवाइड कर देंगे इससे, 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये सब चीज़ चलता है कब, जब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है, डायरेक्ट रिलेशन में, कि एक से ज़्यादा निकालना है, मतलब समझ में आ रहा है कि एक ज़्यादा दूसरा ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई बढ़ा रहे हैं ना, कॉपी का नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा रहे हैं, दाम भी बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिए 10 कॉपी है, 100 रुपया दाम है, कॉपी घटाएंगे दाम भी घटेगा तो डिवाइड कर दो घटाने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बढ़ता है दूसरा क्या हो जाता है, क्वांटिटी घट जाता है, एक क्वांटिटी घटता है दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाता है। ऐसे देखिए, एक आदमी था
और यहाँ पे 4 दिन लग रहा था। आदमी अगर बढ़ा दे नंबर ऑफ इंसान, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा। नंबर ऑफ लेबर्स अगर घटा दे तो टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा। एक अंगूठा ऊपर उठ रहा है तो एक नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्स। ये डांस स्टेप याद रखिए, ये डांस स्टेप याद रखिएगा कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो उसको इन्वर्स बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे आदमी बढ़ाएंगे और डेज देख रहे क्या होगा, आदमी बढ़ाने से डेज घट जाएगा तो डिवाइड करें कि इंटू करें, डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे ही डिवाइड करना जैसे आप लोग कर रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा। ये डायरेक्ट है, इन्वर्स है। जैसे हम लोग इस कॉपी पेन दाम वाम का काम करते हैं, इसका जस्ट उल्टा काम होगा यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए मैं इतना कॉन्सेप्ट फिर से इसमें सब हटा रहा हूँ। ये सब खाली दिमाग में ही रखना है, लोड वोड करना है नहीं आपको। तो याद रखने वाला बात क्या था कि डायरेक्ट इन्वर्स क्या होता है। डायरेक्ट इन्वर्स में डायरेक्ट का ही उल्टा होता है, जैसे डायरेक्ट में करते हैं उसका उल्टा करेंगे। इन्वर्स और इन्वर्स होता क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा क्वांटिटी घटेगा, या तो एक क्वांटिटी घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। अभी आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में। अगर मैं आपको बनाने दूं 10 समोसा, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा 10 समोसा, आप एक ही आदमी हैं, वन बॉय नॉट आदमी, एक लड़का, वन बॉय अगर 10 समोसा बनाने के लिए 4 दिन लगा रहा है, 4 दिन लगा रहा है, तो उसके लिए 1 यूनिट वर्क क्या है, 10 समोसा बनाना। 10 समोसा बनाना है कि नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा 1 यूनिट वर्क, टोटल वर्क आप कंप्लीट कर ले रहे हैं कितना दिन में, 4 डेज में। एक आदमी पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। क्या इसी बात का हम उल्टा करके बोले थोड़ा सा, फिर से जो सीधा से बोलते हैं पहले, एक आदमी पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक। उल्टा करके बोलते हैं 4 दिन में एक आदमी पूरे काम को कंप्लीट करता है, सही बात है, एक ही बात है। तो हम लोग बोलेंगे वन मैन कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज। कितना, तो बोलेंगे एक काम या फिर 10 समोसा। हम 10 समोसा बोल दें या 1 यूनिट वर्क बोल दें, 1 यूनिट वर्क, दोनों बात बराबर है। एक आदमी, पहले हम बोले कि एक आदमी 10 समोसा कितने दिन में बना रहा है, 4 दिन में बना रहा है। या तो एक आदमी 1 यूनिट काम, पूरा काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, उसी का घुमा के चीज़ बोल रहा है कि एक आदमी 4 दिन में पूरा काम कर ले रहा है, या तो एक आदमी 4 दिन में 10 समोसा बना रहा है कि 10 समोसा ही पूरा काम है। अच्छा, तो हम लोग इससे और क्या बोल सकते हैं कि एक आदमी कंप्लीट कर रहा है पूरे काम को, अगर एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 1 डे। 4 दिन में तो पूरा काम हो जा रहा है, पर एक दिन में कितना होगा ये निकालना है। 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज, उसी तरह से लिखा है 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 1 डे। 1 डे कितना होगा काम। तो अगर भाई 4 दिन में 4 डेज में 10 समोसा बना रहे हो, तो एक दिन में कितने समोसा बनाओगे, ज़्यादा कि कम। 4 दिन में 10 समोसा बना रहे हो, तो नंबर ऑफ डेज 4 है, नंबर ऑफ समोसाज 10 है। नंबर ऑफ डेज घटा देते हैं, नंबर ऑफ डेज अगर मान लीजिए घटा दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ समोसा जो बनेगा ज़्यादा बनने लगेगा, कम बनेगा। नंबर ऑफ डेज घटा रहे हैं, नंबर ऑफ समोसा भी घट रहा है, डायरेक्ट है मतलब ये घटेगा मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/4 समोसा, 10/4 समोसा। ऐसे 2 दिन करते चलिए, पहले ज़्यादा समझ में आएगा। 4 दिन में 10 समोसा, 2 दिन में 5 समोसा ही बनेगा, तो 10 क्या करेंगे, ऐसे 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 5 समोसा बनेगा। तो इस तरह से अगर 1 डे करते हैं तो क्या आएगा, 10/4, जो कि इतना समोसा बनेगा, मतलब 2 और इधर 5, मतलब 2.5 समोसा बनेगा। कोई मतलब नहीं बनता, पर समझ सकते हैं कि एक दिन में 2.5 समोसा बनेगा। करना क्या है, बस वो समझना है। तो यहाँ पे 4 दिन में 10 समोसा, तो एक दिन में कितना, 10/4, 10/4 समोसा। पर हम लोग और में एक चीज़ और लिखे हैं, मतलब ये और में एक चीज़ और लिखे हैं, ये बोले हम। तो यहाँ पे 4 दिन में 1 यूनिट वर्क, इसको भूलिए, इसको समझ में आ गया। 10 समोसा वाला काम, 10 समोसा ही मतलब क्या है, एक काम है, 1 यूनिट वर्क। यहाँ पे लिखते हैं 1, क्योंकि 1 का मतलब ही क्या है, 1 यूनिट वर्क। 4 दिन में एक काम, फिर से इसको हटाते हैं। 4 डेज में 1 काम कर रहा है,
एक काम, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? आधा काम। वही चीज़ कर रहे हैं, 4 दिन में एक काम, तो एक दिन में तो नंबर ऑफ डेज घटाएंगे तो काम भी घट जाएगा, मतलब डिवाइड घटेगा ना, डिवाइड, तो 1/2 काम, ठीक। तो उसी तरह से 4 डेज में कितना काम? 4 डेज में 1/4 काम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे टोटल काम कंप्लीट हो रहा था 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज, तो पूरा काम 1 वर्क, क्योंकि टोटल वर्क का मतलब 1 होता है। तो वही 1 मैन कंप्लीटेड वर्क इन एक दिन में कितना काम कर पाएगा वो आदमी? तो बोलेंगे 1/4, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखें, सॉरी यहाँ पे 1 डे होगा, 2 दिन में 1/2, 1 डे में 1/4, तो 4 डेज, मतलब 1/4, मतलब एक काम का 1/4 1/4 हिस्सा बस कंप्लीट होगा, 1 यूनिट वर्क का 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अभी समोसा वमोसा हटाते हैं, सिंपल सा अभी क्या क्या सीखे वो देखते हैं। हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन यूनिट वर्क, या फिर 1 यूनिट वर्क, अगर x रहा, x डेज, देन टाइम टेक, या फिर देन क्या लिखेंगे? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/x। टोटल टाइम टेकन कितना लगा था इस आदमी को पूरा काम, पूरा समोसा बनाने के लिए? 4 दिन, मतलब यहाँ पे 4 डेज लगा था। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 यूनिट वर्क कितना? तो 4 डेज, यहाँ पे लिखे x डेज। एक दिन का काम कितना आया? 1 डे वर्क कितना आया? 1 डे वर्क 1/4 ऑफ टोटल वर्क, ये डेज नहीं है, ये वर्क है। सिमिलरली अगर ये 4 की जगह x होता तो 1 डे वर्क कितना हो जाता? 1/x। बस इसको याद रखिए, यही काम का चीज़ है जो बार बार यूज़ होगा और समझ में आएगा नहीं कि 1/, कैसे, ठीक है। जब वैसे फिर आप रट लीजिएगा। तो काम का बात बस यही 2 था कि अगर, और बाकी वो डायरेक्ट इन्वर्स वाला भी याद रखना है। टोटल वर्क को 1 बोलते हैं। अगर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई वुमन, कोई मैन, कोई बॉय, कोई गर्ल, कुछ भी टोटल टाइम किसी काम को कंप्लीट करने में अगर x डेज लगाता है तो वही वुमन या फिर वही मैन एक दिन में उसी काम को कितना करेगा? 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क। तो लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट, लेट द टाइम टेकन कर देंगे हम लोग। लेट द टाइम टेकन, जो पूछ रहा है उसी को कुछ मान लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू क्या? टू फिनिश भी लिख देते हैं यार, टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं? x डेज। वही सेम चीज़ लिखेंगे, लेट द टाइम बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू क्या? y डेज, ठीक है। काम का बाद क्या क्या था? ये वाला था काम का बाद जो आपको याद रखना है, और एक ये था। अब जो पूछा उसको हम लोग XY मान लिए कि एक वुमन कंप्लीट करेगी कितना, मतलब कितना दिन में कंप्लीट करेगी अकेले, तो हम लोग मान लिए x दिन में कंप्लीट करेगी। एक मैन कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम लोग मान लिए y दिन में कंप्लीट करेगा। अब फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट कि एक दिन का वर्क कितना, वुमेन्स या फिर वन वुमेन्स 1 डे वर्क कितना होगा? तो हम लोग बोल देंगे 1/x, क्योंकि हम लोग अभी सीखे हैं इसमें। सिमिलरली 1 मेंस 1 डे वर्क कितना होगा? 1/y। इतना बात तो समझ में आ गया। इतना बात पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिटाऊँ मैं अभी इसको? कहाँ मिटाऊँ? रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं मिटाता हूँ। पहले आप देखिए यहाँ पे कि 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं। वो लोग दोनों मिल के काम कर रहा है और काम को कंप्लीट कर ले रहा है 4 दिन में, ठीक है। तो 2 वुमेन कितना काम करेगी पहले ये देखते हैं। 4 दिन में, क्योंकि 2 वुमेन 4 दिन का काम, 5 वुमेन का 4 दिन का काम को टुगेदर कर देंगे।
तो 2 वुमेन पहले एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/x 1/x। अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 वुमेन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वुमेन्स हम बढ़ा रहे हैं, तो देखिए अब काम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये काम है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स बढ़ाएंगे तो काम भी बढ़ेगा, डायरेक्ट है और बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है, 2 वुमेन एक दिन में कितना करेगी, तो 2 × 1/x मतलब 2/x। ठीक है, 2 वुमेन, आपको इस 2 वुमेन को फिक्स कर देते हैं, और 2 वुमेन काम कितना देर करेगी, 4 डेज, दोनों मिलके 4 डेज, तो ये भी 4 डेज वो भी 4 डेज, 2 वुमेन भी 4 डेज और 5 मेन भी 4 डेज, दोनों मिलके फिनिश करेगा वर्क को। तो हम लोग पहले 4 दिन का निकालेंगे ना, तो 2 वुमेन एक दिन में, अब 2 वुमेन को फिक्स रखते हैं, 2 वुमेन्स, अब 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क कितना होगा, तो एक दिन में 2/x काम करती है, एक दिन में 2/x काम करती है, तो 4 दिन में कितना काम करेगी, 4 दिन में। तभी सोचते हैं एक दिन में मतलब नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ाएंगे तो काम बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो काम बढ़ जाएगा, मतलब काम जल्दी होगा, टोटल काम जो कंप्लीट होगा कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट है। और ज़्यादा होगा मतलब बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई। तो एक दिन में अगर क्या कर रही है, ये दो वुमेन एक दिन में 2/x, तो 2 वुमेन 4 दिन में कितना, तो 2/x × 4 मतलब क्या आ जाएगा, 8/x। याद क्या रखना है कि 2 वुमेन 4 दिन में 8/x काम कंप्लीट करती है। अच्छा, अभी मेन का बात में आते हैं। 5 मेन है, एक मेन एक दिन में 1/y काम करता है, एक मेन एक दिन में 1/y काम करता है। तो एक दिन को हम लोग फिक्स करते हैं, एक ही दिन का बात कर रहे हैं, एक मेन 1/y काम करता है, तो 5 मेन कितना काम करेगा, मेन नंबर ऑफ मेन्स बढ़ाएंगे काम ज़्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन, तो मल्टीप्लाई। तो एक मेन 1/y काम, 5 मेन 5/y काम, मतलब 1/y × 5 5/y काम हो जाएगा। तो 1 मेन, थोड़ा जगह का कमी है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा क्योंकि हम बोल भी रहे हैं साथ में। और 5 मेन्स 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा 5/y। ठीक है, 5/y। हमको एक मतलब है इससे 8/x से, इसको आप लोग बाकी सब मिटा भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनली यही हो रहा है कि 2 वुमेन 4 दिन का काम कितना है ये बताइए। 2 वुमेन का 4 दिन का काम आ गया 8/x। वैसे हमको निकालना है 5 मेन का 4 दिन का काम, तो वो धीरे धीरे वो निकाल रहा है, पहले 5 मेन का एक दिन का काम निकाल लिए, 5/y आया। अब हम 5 मेन को तो फिक्स रखेंगे, अब इन लोगों को काम ज़्यादा दिन तक करवाएंगे, तो अब कितना दिन करवाना है, तो 4 दिन करवाना है, तो 4 डेज़ वर्क। तो अगर एक दिन में 5/y काम हो रहा है तो 4 दिन में ज़्यादा काम होगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ाएं तो काम भी बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन, और बढ़ रहा है मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/y से, तो हो जाएगा 4 × 5/y मतलब 20/y। दिख रहा है क्या, ये भी काम का चीज़ है, 20/y लिख लीजिए आप लोग। तो मेरा मिल गया काम का चीज़, सब कुछ हम लोग मिटा रहे हैं, सब चीज़ जो भी आप लोग नोट डाउन करना तो कर सकते हैं, बाकी सब कुछ काम का है नहीं, तो ये सब हटाइए, सब कुछ ही हटा रहे हैं हम लोग। खाली एक चीज़ लिख लेते हैं, क्या ये लिख लेते हैं कि 2 वुमेन 4 डेज में कितना काम कर ले रहा है, 8/x। उस तरह से 5 मेन 4 डेज में कितना काम कर ले रहा है, 20/y। 4 दिन का काम तो आ गया, तो 8/x ये वुमेन का काम है 4 दिन का, 2 वुमेन का 4 दिन का काम कितना है, 8/x। 5 मेन का 4 दिन का काम कितना है, 20/y। 5 मेन का 4 दिन का काम कितना है, 20/y। दोनों काम कर रहा है टुगेदर, साथ में, तो टोटल काम हो जा रहा है कंप्लीट, फिनिशेस द वर्क। तो कंप्लीट काम हो जा रहा है, टोटल वर्क का मतलब क्या है, 1, मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। खत्म, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आप जल्दी करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, 3 वुमेन, एक वुमेन 1/x, एक दिन में 1/x काम करता है। शॉर्ट टर्म में लिखे क्या, एक वुमेन एक दिन में 1/x काम
करती है, 3 वुमेन का बात कर रहा हूँ, 3 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 3/x। कितना दिन तक काम करना है वुमेन को, 3 डेज तक। तो 3 वुमेन 3 डेज में कितना काम करेगी, तो 3 इंटू ये 3/x तो हो जाएगा 9/x। अब इससे हमको मतलब है 3 वुमेन 3 डेज में 9/x काम करेगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9/x। अब टुगेदर किसके साथ, प्लस किसके साथ हो रहा है, तो 6 मेन के साथ, 6 मेन। तो एक मेन एक दिन में, हमको पता है एक मेन 1 डे में कितना काम करता है, तो हम लोग मान के रखे हुए थे 1/y, क्योंकि पूरा काम एक मेन y डे में कमिट करता है। तो एक दिन में कितना काम कमिट करेगा, 1/y। सीखे हुए हैं ये चीज़। तो कितना मेन है, 6 मेन है, तो 6 मेन एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6/y, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो 6 इंटू 1/y हो जाएगा। अभी 6 मेन को तो रखते हैं जैसा है वैसा ही, पर नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा देते हैं। कितना डेज, तो नंबर ऑफ, ये 6 मेन भी 3 डेज काम कर रहा है, तो यहाँ पर 3 डेज कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिर भी डायरेक्ट रिलेशन, 6 3 18/y, तो इससे भी हमको काम है, मतलब 18/y मेन कर रहे हैं, दोनों मिल के तो प्लस पूरा काम को कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब 1। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन ख़त्म यहीं पे। इसके बाद बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार देखिए। एक वुमेन, ध्यान से सुनिएगा, एक वुमेन पूरे काम को x डेज में कंप्लीट करती है, तो वही वुमेन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो 1/x। कैसे, तो थोड़ा सा पीछे मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, 2/x। तो 2 वुमेन 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो उसी को इंटू कर दीजिए 4 से, तो आ गया मेरा 8/x। वही तरह से आ गया 20/y। अब दोनों मिल के काम को कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब 1 = 1 प्लस करके इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे भी करती है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ईजी है, कुछ नहीं करना। ये सबको मैं मिटा रहा हूँ, अभी हो गया सबका काम। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से कि 1/x इक्वल्स टू क्या, u, और 1/y इक्वल्स टू v। तो ये बन जाएगा 8u + 20v इक्वल्स टू क्या, 1। और ये क्या आ जाएगा, यह था 9, तो 9u + 18v इक्वल्स टू 1। अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम बचा नहीं। अब लोग साथ में नोट करते चल रहे हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी कर रहे तो बस समझ रहे हैं तो काफ़ी है, बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। अभी इसको क्या कर रहा है, सॉल्व करना है बस। तो वही करते हैं, इसको 9 से, इस इक्वेशन को पूरी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस इक्वेशन को पूरी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 8 जा 72u, 29 जा 180v, बीच में है प्लस, और 1 × 9 = 9। 9 × 8 72u, फिर से आ गया, मैच कर गया। 18 8 जा कितना आएगा, 144v इक्वल्स टू 1 × 8 तो 8। इस दोनों को काटना है हमको, तो इसको माइनस करना होगा, तो इसको अकेले माइनस कर नहीं सकते, पूरे को माइनस करना होगा, तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों तो कट गया। 180v - 144v कितना आएगा, 36v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। मतलब v = कितना आ गया, 1/36, तो v आ गया 1/36। अभी यहाँ पे बताइए, 1/y = था v कितना आ गया, 1/36, मतलब y कितना आ गया, 36, y आ गया मेरा 36। ये मेरा पहला आंसर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी v का वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो दूसरे वाले में भी पुट कर सकते हैं। तो करते हैं यहीं पे सॉल्व हम लोग अभी। तो 8u + 20v, v है कितना, v है 1/36 इक्वल्स टू कितना, 1। तो यहाँ से कुछ कटेगा, 2 10 जा 20, 2 18 जा 36, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो 8u इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और 5/9 ऐसा कुछ आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 9 ले लेंगे एलसीएम, 9 को डिवाइड करेंगे 1 से आएगा 9, 9 × 1 9, माइनस 9 को डिवाइड करेंगे 9 से आएगा 1, 1 × 5 5, कितना आ जाएगा, 9 - 4 5 होता है 4, और 4/9
मतलब 8u कितना आ गया 4/9 के बराबर, 8u इक्वल्स टू 4/9, तो u इक्वल्स टू कितना 4/9/8 आ जाएगा, क्योंकि इंटू में हो जाएगा डिवाइड, तो 4 2 जा 8 मतलब 1/18, मतलब u कितना आ गया 1/18, ये आ गया u। तो उस u को यहाँ पुट करेंगे तो 1/x इक्वल्स टू u है, u कितना है 1/18, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 18। ये मेरा आ गया दूसरा आंसर। इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने तो रफ में किया है, आप लोग अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया x और y का वैल्यू। x और y था क्या, x था मेरा क्या, नंबर ऑफ या फिर टाइम टेकन बाय वन वुमन टू कंप्लीट द फुल वर्क, और y क्या था, टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द फुल वर्क। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय वन वुमन अलोन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना डेज, 18 डेज। उसी तरह से एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय वन मैन अलोन इक्वल्स टू कितना y, और y कितने के बराबर आया 36 डेज। आंसर ये दोनों मिलके मेरा आंसर। दैट्स इट, यही है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, चाहे वो RS अग्रवाल से हो, RD शर्मा से हो, NCERT से हो, या किसी भी सैम्पल पेपर और किसी भी बुक से हो कंपटीशन का, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको पता है मैं डाउट सॉल्व करता हूँ। साथ में एक वीडियो मेरा डाउट बॉक्स में जाते जाता एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, इसमें पूरा डाउट बॉक्स एक डाउट आप लोगों का मैं बना के उस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। आप लोग खोज भी सकते हैं उसमें डाउट बहुत सारा। तो बेशक कमेंट कीजिए, डाउट आपका सॉल्व होगा, भले 24 घंटा के अंदर हो, भले 2 दिन के अंदर हो, भले 3 दिन के अंदर हो ही जाएगा वो डाउट कंप्लीट आपका, ठीक है। अगर वो ज़्यादा रिलेवेंट है, ज़्यादा लोगों का डाउट है तो जल्दी होगा, कम लोगों का डाउट है तो थोड़ा लेट से हो सकता है, बस इतना हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3, जो कि है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. क्या कह रहा है कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर जा रही है, अपना घर उसको जाने में 300 किलोमीटर का दूरी में है घर। तो मान लीजिए ये यहाँ पे रूही का घर है, ये है रूही का घर, और ये रूही कहीं यहाँ पे है ए पॉइंट पे, और ये है उसका होम। ये जो दूरी है ये है कितना 300 किलोमीटर, ठीक है। उसमें से कुछ दूर जा रही है ट्रेन से और कुछ दूर बस से जा रही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी टेक्स 4 घंटा, उसको 4 घंटा समय लगता है अगर वो 60 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में से अगर वो 60 किलोमीटर, ये केस 1 है आपका, केस 1 क्या कह रहा है, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना बचा 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो 300 माइनस 60 मतलब 240 किलोमीटर गई है वो बस से, बस, ठीक है। तो कितना घंटा लगा, तो टोटल दोनों मिला के लगा हमको 4 घंटा, हमको नहीं रूही को, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा केस क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती, मतलब जाती या जा रही है, 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रही है एंड द रिमेनिंग बाय बस, 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर ट्रेन से चली गई, कितना बचा 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर जाएगी किससे, बस से। तब क्या होगा, तब 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगने वाला 10 मिनट, मतलब 4 घंटा तो लग ही रहा था, तो अभी लगेगा 4 hours और 10 मिनट्स। थोड़ा उसको सहूलियत करने के लिए इस पूरे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 × 60 मतलब 240 मिनट, इसका मतलब ये है कितना 240 मिनट
240 मिनट। और इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट, और ये है 10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 250 मिनट्स। तो हम लोग अगर हर काम मिनट में करें ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक, चलिए अभी इसमें करना क्या है, इस सब तरह का क्वेश्चन में आपको खाली एक ही चीज़ आना चाहिए, क्या वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अभी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम है, टोटल टाइम, ये इक्वल हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड के, है कि नहीं। तो केस 1 में हम लोग बात करते हैं केस 1 का। केस 1 में टोटल टाइम कितना लगा, तो उधर केस 1 में है 240 मिनट्स, तो 240 मिनट्स। और ये इक्वल टू कितना, कितने के बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड के। पर यहाँ पे 2 डिस्टेंस है और 2 स्पीड है, स्पीड का तो बात किया ही नहीं यहाँ पे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। अच्छा, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस तो पूछ लिया यहाँ पे, तो हम लोग लेट कर लेंगे, कहीं लेट कर लेते हैं, यहाँ इसको हटाते, कहाँ गया, यहाँ इसको लिख लेते हैं कहीं पे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। इतना तो हम लोग मान लिए। अभी जो 240 केस 1 का बात कर रहे हैं, 240 में क्या होगा, 2 डिस्टेंस 2 स्पीड, डिस्टेंस बाय ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ बस बाय स्पीड ऑफ बस। ये पूरा मिल के काम होगा, जो भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 240 इक्वल्स टू, ये मिनट में है, 240 इक्वल्स टू डिस्टेंस ले लेंगे, कितना में डिस्टेंस ले लेंगे, तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। केस 1 में ट्रेन में dt कितना है 60, तो लिख देंगे 60। और ट्रेन का बाई स्पीड कितना है, स्पीड ट्रेन का स्पीड x प्लस डिस्टेंस ऑफ बस कितना है, केस 1 के केस में 240, तो लिख देंगे 240। और बाई स्पीड ऑफ बस कितना है y, तो आ जाएगा y। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि ये है मिनट में, ये 60 है आपका किलोमीटर में, और ये x हम लोग किलोमीटर पर आवर में माने हैं, मतलब ये भी आवर में होना चाहिए। मतलब इसमें बाई 60 एक बार कर देंगे हम लोग बाद में, इसमें बाई 60 करना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोग हर चीज़ को अच्छा कर ही देते हैं, इसको बाई 60 कर देते हैं, चलिए ठीक है, बाई 60, ताकि ये आवर में रहे। ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, मतलब ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आवर में ही रखना सही रहेगा। तो मिनट में तो हम लोग कन्वर्ट कर दिए थे, अब इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे। ये मेरा पहला इक्वेशन है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 6 4 जा, तो ये आ गया मेरा, आ गया क्या, इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते, क्या मानते हैं, 60/x या फिर 4, हाँ 60/x प्लस 240/y इक्वल्स टू क्या 4। इसको अगर थ्रू आउट डिवाइड किया जाए तब भी काम चल जाएगा हम लोग का, नहीं रहने देते अभी के लिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए पहले, हो गया। अभी केस 2 में आते हैं। केस 2 में भी सेम ही होगा, ये केस 2 करना क्या है, तो केस 2 में ये है, तो 240 टोटल टाइम कितना होगा केस 2 में, 240 की जगह हो जाएगा 250, और बाई क्या करना पड़ेगा 60 आवर में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें भी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, अभी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितना है 100, और स्पीड ऑफ ट्रेन तो x ही है, प्लस डिस्टेंस ऑफ बस कितना है, इसका डिस्टेंस ऑफ बस है 200, तो 200 ऊपर और नीचे लिख देंगे क्या y। तो इतना काम हो गया। बाकी सब चीज़ जो मैंने डेटाज यहाँ पर लिखे थे सब मिटा दे रहा हूँ, कोई काम का है नहीं ये सब। ये हो गया इसका काम। इसको भी हम लोग कुछ कर दे रहे हैं, 0 0 कैंसिल, बचेगा 25/6 इक्वल्स टू 100/x प्लस 200/y। ये मेरा आ गया इक्वेशन 2। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, मेरा काम हो गया। बस इतना ही करना है। अब क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर जो जा रही है 4 घंटा लगा रही है, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से, तो वही किया हम लोग यहाँ पे। 4 घंटा लगा रही है टोटल, 60/x प्लस 240/y। तो इससे ये इक्वेशन आ गया। केस 2 में बोल रही है क्या कि 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 100 किलोमीटर ट्रेन का स्पीड, और रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग कितना बचा 200 किलोमीटर, और बाई वाई मतलब स्पीड ऑफ बस, और इक्वल टू क्या आ गया जो भी टाइम है 25/6। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन का आप कुछ काम बचा होचा है नहीं। अभी इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको आंसर लाना है। स्पीड ऑफ ट्रेन को हम लोग x माने थे, स्पीड ऑफ बस को हम लोग y माने थे।
क्या क्या हुआ था, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू क्या माने थे, एक्स, और एक्स इक्वल टू देखते हैं कितना आएगा, और स्पीड ऑफ बस कितना माने थे, स्पीड ऑफ बस माने थे y, और y देखते हैं कितने के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग सबसे पहले फिर से लेट क्या करेंगे कि 1/x को हम लोग u मान लिए और 1/y को हम लोग v मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 60 और 1/x मतलब u प्लस 240 v इक्वल्स टू क्या, 4। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15u प्लस ये आ जाएगा 60v और इक्वल्स टू 1। ये मेरा इक्वेशन 1 आया। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 100x मतलब हो जाएगा 100u प्लस 200 इंटू 1/y मतलब 200v और इक्वल्स टू क्या, 25/6। इस 6 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, पूरा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 600u प्लस ये हो जाएगा 1200v इक्वल्स टू 25। क्या 25 से थ्रू आउट हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 600 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5, 12 या 60 और इतना, और इधर आ जाएगा आपका 5, 2 या 10 और 20 बचेगा, 5 और 20 मतलब आ जाएगा 24u प्लस 1200 को अगर डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा, 1200/25 कितना आएगा, तो ये 5 5 सा कटेगा, ये 5 240, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 4 जा 20 और 4 और 8 0 4 8 जा मतलब 48v आ गया इक्वल्स टू 25 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 2 है और ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब इस दोनों को बस सॉल्व करना है और u और v का वैल्यू निकालना है, उस u और v को वैल्यू को यहाँ पुट करना है तो x और y आ जाएगा। तो मैं अब इसको भी मिटाने का मतलब मिटा ही दे रहा हूँ इसको भी, आप लोग होप करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये ख़त्म, अभी हम लोग बस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन क्या क्या है उसको हम लोग एक कंसेक्यूटिवली लिख लेते हैं। ये है मेरा 15u प्लस 60v इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 24u प्लस 48v इक्वल्स टू 1। दोनों को सेम करना है, 15 को और 24 ये दोनों को सेम कर देते हैं। तो कैसे सेम करते हैं, देखिए पता नहीं चल पा रहा है किससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या करेंगे, 15 24 का एलसीएम निकालेंगे, 15 का और 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, कितना आ जाएगा 15 और 8 जा या फिर 8 5 जा 40 होता है और 40 इंटू 3 120 मतलब 120 आ रहा मेरा एलसीएम। मतलब इसको भी 120 बनाना पड़ेगा, इसको भी 120 बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर 120 बनाना है तो 15 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 120 आ जाए, 15 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 120 आ जाए। तो ये कितना जो होगा ये निकालने के लिए 15 को उधर भेज देंगे तो 120/15, 5 3 जा 15 और 5 24 जा 120 है कि नहीं, और जो 10 और 2 हाँ सही है। अब इसको 3 8 जा 24 मतलब ये जो कितना है वो 8 के बराबर आया, मतलब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से पूरे इक्वेशन को। और यहाँ पे देखते हैं 24 को कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें भी क्या आ जाए 120, तो कितना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 24, ये 2 बार में कटेगा, 2 5 जा 10 मगर 24 5 जा होता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया क्या करना है, जब समझ में ना आए कैसे कैसे कितना से मल्टीप्लाई करें तो इस जिसको आपको इक्वल करना, मान लीजिए यू वाला कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो इसका जो कोफिशिएंट है दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम जितना भी आएगा दोनों को वही एलसीएम बनाना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वही एलसीएम बनाना है। इसको भी वही एलसीएम बनाना है, जैसे 120 आया था इसको भी 120 बनाना है, इसको भी 120 बनाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 बन जाएगा, तो 120 को ही डिवाइड कर दीजिए इससे, तो जितना आएगा उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। 120 को डिवाइड कर दीजिए इससे, जितना आएगा उतना से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। 15 8 जा 120 u तो आ ही गया था, 60 इंटू 8 करेंगे तो 8 0 0 8 6 जा 48 480 v और इक्वल 8 1 जा 8, ये आ गया मेरा इक्वेशन। 24 5 जा अभी 120 होगा, 120 u प्लस 8 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 5 4 जा 20 20 प्लस 4 240, ये 240 v और 5 1 जा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 0 - 0 0 8 - 4 4 और 4 - 2 2 240 v आ गया और 8 - 5 आ जाएगा 3।
तो मेरा v कहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से v आ जाएगा 3/240, मतलब 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना 3 8 24 और 0, ठीक है। तो v कुछ तो कितना आ गया 1/80, ये मेरा ये आया v आया। तो अगर v आ गया 1/y इक्वल्स टू 1/80 तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 80, 1/y इक्वल्स टू अगर 1/80 आ गया, क्योंकि 1/y इक्वल्स टू v और v है 1/80, तो 1/y इक्वल्स टू 1/80 मतलब y इक्वल टू कितना 80 आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 80 km/h, पहला आंसर 80 km/h। सिमिलरली निकालेंगे अब u को, तो इस v का वैल्यू को हम लोग शुरुआत वाला इक्वेशन मतलब इसमें या तो इसमें पुट करेंगे, तो इसी में पुट कर देते हैं पहला वाला में। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर वाले को, कुछ काम का नहीं है, आप लोग को नोट करना तो होगा नहीं, इस सब चीज़ को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। 15u प्लस 60 और v के जगह पे क्या लिखेंगे 1/80 इक्वल्स टू क्या 1, तो यहाँ से 0 0 गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 15u प्लस 3/4 इक्वल टू 1। तो 15u इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 करना पड़ेगा और यहाँ से 4 एलसीएम देना पड़ेगा और यहाँ पे 4 माइनस 3 आएगा, मतलब 1/4 आ गया। मतलब 15u कितना आ गया 1/4 के बराबर। तो u कितना होगा 1/4 इंटू 15 के बराबर, मतलब 1/60। तो u कितना आ गया 1/60। तो u तो आ गया मेरा 1/60। अब u कितने के बराबर है 1/x, मतलब 1/x जो है वो u के बराबर, u कितना है 1/60, मतलब 1/x इक्वल्स टू 1/60। तो x इक्वल्स टू कितना 60, तो x कितना आ गया 60 km/h। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ जो ट्रेन है वो कितना आ गया 60 km/h और स्पीड ऑफ बस जो है वो है 80 km/h। दैट्स इट।